डॉक्टर परिहार, अगर डोनेशन की बात की जाए तो आप लोगों के सामने क्या सबसे बड़ी समस्या आती है जहां किसी व्यक्ति ने नेत्रदान भी कर दिया है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो घर वालों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी हुआ, वहीं बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि इसमें न जाने कितना समय लग जाए, जो बाकी उनके काम हैं वो कहीं डिले ना हो जाए, तो कौन से एक इमोशनल सेटबैक और दूसरे कौन कौन सी छोटी समस्याएं हैं जो आपको लगता है शायद कहीं डोनेशन में रुकावट हो सकती जी है? हाँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी रुकावट जो है उत्तरी भारत में होती है कि हम लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि जो बॉडी शरीर स्वर्ग में जाता है, संपूर्ण जाएगा तो वो अगले जन्म में वैसा ही आएगा। अंग भंग के साथ अगर जाएगा तो अगले जन्म में वो अंग भंग से ही आएगा। इस अंधविश्वास की वजह से हमें ये नेत्रदान लेने में बहुत परेशानी आती है, पहली चीज। दूसरा जो है, जो हम लोग जीवन उसमें नेत्र दान के लिए प्लेस किया हुआ है, मगर जो हमारे कानून है उसमें यह है कि अगर मृत्यु के बाद में मृत शरीर पे उस व्यक्ति का कोई हक नहीं रहा जो मर गया है, उसके जो नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो उसके कानूनी रक्षक होते हैं और उनकी जो उसमें सैंक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा दूसरा परेशानी होती है कि जिसमें घर वाले जो हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब हैं, या वो सोचते हैं कि इसमें नुकसान हो सकता है तो वो इसको नहीं करते हैं। पर धीरे धीरे ये चीज़ें अभी कम हो रही हैं और नेत्रदान के कार्यों में प्रगति हो रही है। जी डॉक्टर राधिका टंडन, अगर अभी की बात की जाए, हालांकि फोर्सेस से तो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन सबसे ज़्यादा होता है, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो जागरूकता का स्तर और उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, किस तरह का सिनेरियो आप देखती हैं? पिछले 4-5 साल में ज़रूर बदलाव आया है। आई डोनेशन प्रमोशन से इम्प्रूवमेंट हुआ है। 5-6 साल पहले जो ऑल इंडिया लेवल पे जो आईज जितने कलेक्ट हुए थे वो अराउंड 15,000 था, और अभी लास्ट ईयर इट वाज मोर देन 40,000। तो उस प्रकार से देखा जाए तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि ऐसी रफ्तार से वो और बढ़ता जाए। और ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का कहें, ये भी इम्प्रूव हुआ है क्योंकि पिछले 5-6 साल से हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो डेथ हॉस्पिटल में होती है उन केसेस में ज़्यादा मेहनत की जाए रिलेटिव्स को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हमें एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हॉस्पिटल में स्टाफ होता है, नर्सेज होती है, काउंसलर्स होते हैं, तो वो मदद कर सकते हैं फैमिली को समझाना, कन्विंस करना, और वहीं के वहीं टीम वो कॉर्निया को ले सकते हैं। और इसके अलावा अब ज़्यादातर आई बैंक्स पूरी आँख रिमूव करने के बजाय सिर्फ कॉर्निया लेने लगे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। और नेशनल लेवल पे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है वो अभी 2011 में अमेंड हुआ था, और उसमें रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट लागू हुआ है फॉर आईसीयू डेथ्स। तो जो आईसीयू में डेथ्स होते हैं वहाँ पे मैंडेटरी है कि हर हॉस्पिटल को मेहनत करनी है कि रिलेटिव्स को कम से कम आई डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन का जिक्र किया जाए। जी डॉक्टर परिहार, आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे, जो नेत्रदान के लिए ये सबसे ज़्यादा घरों में या अस्पतालों में, अगर आंकड़ों की बात करें तो आंखें कहाँ से ज़्यादा मिलती हैं, अस्पतालों से या घरों से? जी हाँ, ज़्यादातर आंखें तो अस्पतालों से ही मिलती हैं। घरों से आंखों का मतलब अभी आना कुछ कम ही हो गया। पहले आज से 10 साल पहले ज़्यादा आंखें घरों से आती थी। अभी जैसा डॉक्टर राधिका ने बताया है कि हॉस्पिटल बेस्ड कॉर्निया रिट्राइवल प्रोग्राम जो चल रहे हैं उससे ज़्यादातर आंखें जो है अस्पताल से ही आ रही हैं। जी अच्छा डॉक्टर राधिका टंडन, जो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी? जब आप प्लान करते हैं कि किसी का प्रत्यारोपण करना है तो कौन से सारे पैरामीटर्स होंगे जिन्हें जांचा जाएगा, और पूरा ट्रांसप्लांट किस तरह किया जाता है? तो मरीज़ को देखा जाता है कि उनके आँखों का पूरा स्थिति या हालत जांचा जाता है, और उसमें जो पीछे के हिस्से में कितना पोटेंशियल है, कितनी नज़र आ सकती है, वो भी देखा जाता है। पेशेंट्स और फैमिली को समझाया जाता है कि ऑपरेशन के बाद आपको बार बार विजिट पे आना पड़ेगा, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि उनको अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, 2 या 3 साल का बच्चा है, तो हर बार जब आते हैं तो एक एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें फैमिली को अरेंजमेंट करना पड़ता है कि उनको फैमिली को आना पड़ेगा बच्चे के साथ।
और एक और चीज़ हमें देखना पड़ता है कि दोनों आँख से पीड़ित है या एक आँख से, थोड़ी प्रायोरिटी देनी पड़ती है बच्चों को, और ऑल्सो जो लोग दोनों आँखों से नेत्रहीन हैं, क्योंकि जब कमी है, सप्लाई एंड डिमांड का गैप है, तो हमें डिमांड को भी कंट्रोल करना है बाय प्रिवेंशन, और फिर थोड़ा देखना पड़ता है कि बायलैटरल वर्सेस यूनिलैटरल, मतलब दोनों आंख या एक आंख से ब्लाइंड है, और हमें साथ साथ सप्लाई भी बढ़ानी है। जी डॉक्टर परिहार, एक सवाल यहाँ पर ये जहन में आता है, वो ये कि जिनके रिजेक्शन हो जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ जाते हैं, एक सवाल। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ, मान लीजिए किसी को, जैसे बच्चे की बात हो रही थी, उसकी एक आंख ठीक है लेकिन दूसरी आंख में कॉर्निया में खराबी की वजह से उसको नहीं दिखाई देता है, तो क्या वो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा कहीं? प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा सबसे पहले तो जो दोनों आंखों से अंधा है बच्चा है वो सबसे ऊपर है। तो वो तो अभी डॉक्टर राधिका ने बताया, आगे उसी को बढ़ा रहा हूँ जी। और अगर ज्यादा एज वाले हैं तो वो नंबर 2 में आता है। अगर बच्चा एक आंख से अंधा है वो हमारी प्रायोरिटी 3 में आएगा, मगर वो काफी ऊपर है जी। उसको, बच्चों को, बिकॉज अगर उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो इस आंख में रोशनी आना ही नहीं है। जैसा शुरू में डॉक्टर अमित खोसला साहब ने बताया था कि अगर आंख की रोशनी जल्दी उसमें सुधार नहीं हुआ तो बाद में अगर आप उसको कॉर्निया लगाते भी हैं तो उसमें कोई फायदा होना नहीं। ऐसे ऑपरेशन करते हैं आप? ऐसे ऑपरेशन होते हैं। अच्छा जी। डॉक्टर परिहार, ये बताएं कि जब किसी को रिजेक्शन, कौन सी स्थिति होगी जिसमें रिजेक्शन हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति जिसका ट्रांसप्लांट हो चुका है, कौन से लक्षण आए या वार्निंग साइंस हो तो ये जान लें कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है? एक्चुअली हमारा इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिजेक्शन, दूसरा होता है कि ग्राफ्ट का फेल्योर होना, मतलब वो सफल नहीं हुआ। दोनों आम भाषा में मिलते जुलते लगते हैं, जो इसलिए जो कहते हैं रिजेक्शन हो गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें रिजेक्शन भी है और इसमें फेल्योर भी है, क्योंकि रिजेक्शन जो है वो बॉडी में, ये जो शरीर में ये ऊतक लग रहा है कॉर्निया, ये उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उससे वजह से रिजेक्शन होता है। उसमें अचानक कॉर्निया जो है वो धुंधला हो जाएगा, पानी आने लगेगा, आंख लाल हो जाती है, रोशनी गिरती है जी। जहाँ इसका असफल हुआ है, जिसको फेल्योर कहते हैं, उसमें आंख का तनाव बढ़ना, जैसे ग्लोकोमा है, इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो ये सारी चीज, और या इन्फेक्शन हो जाना, ये मिली जुली चीजें हैं। तो इनको जैसे ये उसमें नतीजा आता है तो मरीज को तुरंत आना चाहिए और उसकी देखभाल होती है। हम उसकी कोशिश करते हैं कि उसका सुधार करें, निदान करें। ये जो लक्षण डॉक्टर परिहार ने बताया, डॉक्टर राधिका, क्या ये लक्षण सर्जरी, ट्रांसप्लांट हुआ उसके तुरंत बाद आ जाएंगे या कभी भी किसी भी उम्र में आगे चलकर 2 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल बाद भी आ सकते हैं? जो ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं या कॉर्नियल रिजेक्शन, वो ज़्यादातर थोड़े कुछ हफ्तों महीनों बाद शुरू हो सकता है और कई सालों तक ये रिस्क रहता है। ये एक बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से है कि बॉडी का जो सेल्स है या इम्यून सिस्टम है वो उस कॉर्निया को अटैक कर लेता है। परंतु अगर ये लक्षण पेशेंट महसूस करता है कि नज़र कम हुई है, लाली हुई है, रोशनी से आंख में चुभन हो रही है, तो अगर वो जल्दी विदिन 2-3 डेज वापस आए अपने ट्रांसप्लांट सर्जन को, तो वो रिजेक्शन को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली रिजेक्ट हो। तो अगर वो जल्दी आए वापस और सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो कॉर्निया बचाया भी जा सकता है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर परिहार, जो बात हो रही थी अभी, और बातों में से ये बात निकल कर आती है, नेत्रदान, हमारे पास लगातार जो ईमेल्स आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, बहुत लोग चाहते हैं नेत्रदान करना, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि नेत्रदान सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु के बाद हो सकता है। अस्पतालों में खासकर कई मामलों में जहां गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और व्यक्ति लंबे अरसे तक अस्पताल में, उसके बाद पता चलता है कि ये ब्रेन डेड है। ऐसे में आगे का रास्ता कैसे तय होता है, खासकर अगर हम अंगदान की बात करें और नेत्रों की अगर बात करें? आपने ये बहुत ही ज्वलंत और अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि नेत्रदान जो है मृत शरीर से ही होता है, मगर ये ब्रेन डेथ में हमें पूरे कई ऐसे अंग मिल सकते हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, तो और आंखें भी उसमें यूज हो जाती हैं। तो एक शरीर से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ब्रेन डेथ का एक अलग कानून है, उसमें हॉस्पिटल में एक पैनल स्पेशलिस्ट का होता है, उसमें न्यूरो फिजिशियंस होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारे उसको देखते हैं। और उसमें ये है कि ब्रेन चल रहा है और उसमें हार्ट का जो है वो वेंटिलेटर और सिस्टम उस पर चलाया जा रहा है,
तो ये शरीर के अंग इसमें काम में आ सकते हैं, बट इसमें जो है फैमिली का कंसेंट उसमें मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, मतलब आप ब्रेन डेड काम है। करना। जी डॉक्टर राधिका, अगर प्रत्यारोपण की बात की जाए तो भारत देश में पूरी जगह कहाँ कहाँ पर ये उपलब्ध है, और अगर पूरे खर्च की बात की जाए तो तकरीबन प्रत्यारोपण का खर्च कितना आता है? एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है वो ज़्यादातर मेट्रोज और छोटे शहरों में भी हो जाता है, पर गांव वगैरह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में कम होता है। और जो आई बैंक्स है वो भी पूरे देश में फैले हुए हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है, जैसे आई डोनेशन सेंटर लिंक टू एन आई बैंक। पर ज़रूर ये कह सकते हैं कि इसकी पहुंच ज़्यादातर मेट्रोज़ और सिटीज़ में है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी आई डोनेशन सेंटर्स की खोलने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस सोसाइटी और नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में ये सुविधा रखी हुई है। अब जब खर्च की बात कहें तो हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम जैसा है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड एनजीओज। तो खर्च का ऐसा है कि जैसे लोगों की क्षमता है उस हिसाब से सुविधाएं हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त में है, कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स में पार्शियल है कि कुछ चीज़ें मरीज़ कंट्रीब्यूट करता है, जैसे आने जाने का खर्चा, ऑपरेशन के बाद दवाइयों का खर्चा। कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलती हैं, तो ये थोड़े से वैरायटीज़ हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रूर खर्चा ज़्यादा है, और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो प्राइवेट केयर के लिए भी जा सकते हैं। क्या एड्स भी मौजूद हैं गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओज की तरफ से? हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा एड यही है कि उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल स्थापित करे हैं, और वहाँ पे हम लोगों की तनख्वाह वहीं से मिलती है, तो ये सरकार का बहुत बड़ा हेल्प है। और हमारे सिखाने से कितने सर्जन्स ट्रेन हो जाते हैं और फिर देश में ये अच्छा काम वो फैलाते हैं। एनजीओ हॉस्पिटल्स कम खर्च में करते हैं, और फिर एक रिलायंस का दृष्टि प्रोग्राम भी है जहाँ पे वो एक सपोर्ट देते हैं पर ट्रांसप्लांट अराउंड 5000 रुपीज़, एंड ऐसे और भी ट्रस्ट है जो सपोर्ट करते हैं इस काम को। जी।